हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र जीएस पॉइंटर का जो रिवीजन टाइप का सीरीज जो स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आधुनिक भारत के इतिहास जो है वो 10 वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। वो 10 वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। घटना चक्र जीएस पॉइंटर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस लास्ट जो 10वां पार्ट था उसमें आपसे पूछा गया था कि आगे नेक्स्ट कौन सा सीरीज जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था कि पॉलिटी और कुछ लोगों का कमेंट था कि ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी करेंगे। इंडियन पॉलिटी भी जल्द ही कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। एक वीक से नेक्स्ट वीक तक इंडियन पॉलिटी हम लोग कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, और इंडियन पॉलिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो ज्योग्राफी होगा। क्लियर है? और इसके पहले ये जो है वो जीएस पॉइंटर है, मतलब वन लाइनर के फॉर्म में है। इससे एमसीक्यू वाला भी जो पॉलिटी का पोर्शन है वो अपलोडेड है, वो भी अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए। पहले उसको देखिए, फिर आकर वन लाइनर को देखिए, तब जाकर काफ़ी आप लोगों को लाभदायक साबित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में सबसे पहला कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था, और 1774 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। आगे कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। आगे कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में स्थापित किया गया था। आगे कह रहा है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो यह जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। आगे कह रहा है कि नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति थी वो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति है वो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है वो निम्नलिखित द्वारा पड़ी। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव में 1813 का चार्टर एक्ट भी था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी था, और प्राचीविद एवं आंग्लविद विवाद भी था। तो यह तीनों जो था वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो के लिए इन लोग तीनों जो था वो रिस्पॉन्सिबल था। आगे कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और साथ ही साथ केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण, यह दोनों में भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। फिर कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो यह जो है वो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया था। फिर कह रहा है भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आया। तो भारत का राजस्व जो है वो 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया। फिर है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम की गई थी। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम 1909 के अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार से किया गया था। आगे है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका जो है वो प्रथम बार द्विसदनीय 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है, और यह पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो यह जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट ने बनाया। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन जो है वो आधारित है। तो यह जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आधारित है। आगे कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं थी
तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया था। आगे है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो यह जो है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। फिर कह रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब शेष शक्तियाँ दी गई थी। तो संघ में अब शेष शक्तियाँ जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। आगे कह रहा है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो प्रवृत्त किया गया था। तो यह जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया था। फिर कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव कौन है। तो यह जो है वो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। आगे कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह जो है वो प्रमुख है। कह रहा है कि बर्मा भारत से अलग हुआ। तो बर्मा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप जो है वो भारत से अलग हुआ है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है वो कुल 8 प्रांतों में बना था। एक है कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यह जो है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव जो है वो किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख व्यक्ति के जनसंख्या अनुपात में था। आगे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टॉपेट क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। कह रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। आगे कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। आगे कह रहा है कि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सदस्य का सदस्य नहीं थे। तो देखिए सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे कह रहा है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों सदस्यों की संख्या जो है वो सामान्य होनी थी। ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये गलत है। तो यहाँ पे कथन जो है वो सही है और कारण जो है वो गलत है। कह रहा भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो है वो स्वराज पार्टी तथा एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे कह रहा है कि संविधान सभा के बारे में सही कथन है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी सही है। फिर कह रहा है इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो है वो सीमित था। ये भी सही है। और वह बहुदलीय निकाय थी। तो ये भी सही है। तो यह सभी जो है वो संविधान सभा के बारे में सही कथन लिखा गया है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये भी सही है। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। ये भी सही है। तो यह तीनों के तीनों जो है वो भारतीय संविधान के सभा में सही कथन लिखे गए हैं। कह रहा है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। आगे कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो उद्घाटन अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो उसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आगे कह रहा है कि वह शासन अधिनियम जिसके तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था वो है भारत शासन अधिनियम 1919। फिर कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। कह रहा संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर कह रहा है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था, तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और फिर 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। आगे कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। फिर कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना जो है वो प्रस्तुत किया गया था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो यह जो है वो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, तो यह जो है वो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान को बचाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे, तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कह रहा है 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा का के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी है, तब जब संविधान सभा के लिए हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12। आगे कह रहा है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमारे भारत के संविधान बनने में समय लगा है। आगे कह रहा है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो उनका नाम था के मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व जो है वो बी.टी. कृष्णमाचारी के द्वारा, मतलब राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो बी.टी. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब जवाहरलाल नेहरू। आगे कह रहा संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष नामित कौन किए गए थे, तो अस्थायी उपाध्यक्ष तो थे एच.सी. मुखर्जी, अस्थायी नामित किए गए थे फ्रैंक एंथोनी। आगे कह रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर कह रहा है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था, तो प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर कह रहा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। फिर कह रहा संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर कह रहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे, तो देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लगाकर थे 7, तो यहाँ अन्य सदस्य पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 6। आगे कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य कौन थे, मूल सदस्य यहाँ पूछ रहा है, तो मूल सदस्य इसमें थे एन गोपालास्वामी अयंगर, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुतुल्लाह, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। याद रखिएगा बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचार्य को प्रारूप समिति में शामिल जो है वो किया गया था। आगे कह रहा है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ कब हुआ था, तो तृतीय वाचन जो है वो 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था, तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। आगे कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन यह पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
फिर कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस जो था वो इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान जो है वो अंगीकृत मतलब अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ था। तो कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को हुआ था। फिर कह रहा है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। आगे कह रहा है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से हुआ था। आगे कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु। तो जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुआ था 1956 में। आगे कह रहा है कि सही कथन है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और उसके आगे कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो यह दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। आगे कथन और कारण दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह बिल्कुल सही है। और इसको एक गृह संविधान कहा जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण जो है वो नहीं है। आगे कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था? तो वो जो है वो मौलाना आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आगे कह रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो आइबर जेनकिंस का है। नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह किसने कहा था? तो यह जो है वो ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा जो है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य थी 15। कह रहा है संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है संविधान के स्रोत। कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो उद्देशिका का विचार जो है वो USA के संविधान से लिया गया था। कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। फिर कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है वो कहाँ से ली गई थी? तो यह जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है वो संबंधित है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से ली गई है। फिर कह रहा है भारतीय संघवाद जिसे देश की पद्धति पर आधारित है वो है। तो भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है यहाँ, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यह जो है वो ब्रिटिश संसद प्रणाली से भिन्न है। फिर कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वो भारत और USA में है। फिर कह रहा है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो कौन है? तो वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है। तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया की देन है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है वो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था। तो यह जो है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा अधिनियम से प्राप्त किया गया था। फिर कह रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता जो है वो प्रभावित हुए थे। तो यह जो है वो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। फिर कह रहा है कि सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार है। कह रहा है एक साइड संवैधानिक प्रावधान है, दूसरे साइड स्रोत है। मूल अधिकार कहाँ से? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से? ये ब्रिटेन से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से? तो ये जर्मनी का बीमर संविधान से। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? तो यह जो है वो आयरलैंड यानी कि आयरिश संविधान से लिया गया है। फिर कह रहा है कि विधि का शासन। तो विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से।
राष्ट्रपति के विचाररत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कनाडा के संविधान से। विस्तृत उभनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध, ये जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर कह रहा है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह भी जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया था यूएसएसआर से, मतलब रूस, जो कि पूर्व में सोवियत संघ था। फिर कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये बिल्कुल सही है। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार के कारण ही हमारा संविधान बस लंबा नहीं हुआ है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है। तो यह जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। फिर कह रहा है पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। तो पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। आगे है हमारा संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची। कह रहा भारतीय संविधान की गणना भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से है। तो गणना की दृष्टि से लगभग 465 आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे तथा वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद हैं। तो क्रमांक अनुसार 395 ही हैं, इसी में फिर क ख ग ऐसे करके इनलिस्ट किया गया है। कह रहा भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां जो हैं वो 12 है। कह रहा भारतीय संविधान में आरंभ में अनुसूचियां कितनी थी। तो आरंभ में अनुसूचियां जो थी वो 8 थी। फिर बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संशोधन से जोड़ा गया है। कह रहा सही कथन है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। तो इसको 22 भागों में विभाजित किया गया है और वर्तमान में गणना के अनुसार 25 भाग हैं। कह रहा है कि मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। फिर कह रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वो है, तो वो है भाग 2। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। संविधान का भाग 2 का संबंध जो है वो नागरिकता से है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का भाग 4A ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 4 का क। भारतीय संविधान का भाग 5 ये संघ से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 6 जो कि राज्य से संबंधित है। क्लियर है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 ये नए राज्यों के गठन से संबंधित है। संविधान का भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। संविधान का भाग 3 यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A ये प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना से संबंधित है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। एक साइड प्रावधान है, दूसरे साइड संविधान का भाग है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भाग 8 ये संघ राज्य क्षेत्र से। भाग 9 ये पंचायत से। भाग 9 का ए नगरपालिका से। भाग 15 ये निर्वाचन से। भाग 14 का ए अधिकरण से। उसके बाद फिर है कि भाग 9 का बी यह सहकारी समितियां से। उसके बाद है भाग 14 जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। फिर उसके बाद है भाग 18 जो कि आपात उपबंध से संबंधित है। आगे कह रहा है कि भारत के महान्य आबादी के संबंध में उपबंध है। तो भारत के महान्य आबादी के संबंध में अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है जो कि संविधान के भाग 5 में है। कह रहा भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो यह जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है ना वो पहले आप लोग जाकर जरूर देखिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पॉलिटिक्स के वीडियो अवेलेबल हैं। पहले उसको जाकर देखिए, फिर इसको देखिए, तो फिर आप लोगों को काफ़ी लाभदायक होगा। कह रहा भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो यह जो है वो किस में है, भाग 17 में है। आगे कह रहा है कि संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। तो यह जो है वो किस में है, यह जो है वो भाग 13 में है। फिर कह रहा हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है। तो यह जो है वो भाग 9 में किया गया है। फिर कह रहा संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है। तो यह भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। फिर कह रहा भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो यह जो है वो पहली अनुसूची है।
फिर कह रहा है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को अवश्य जो है वो संशोधित किया जाना चाहिए। फिर कह रहा है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो है वो विवेचित करती है, तो यह जो है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है। आगे कह रहा है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वो कौन है, तो वह जो है वो पहली अनुसूची है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपबंधित है, तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, हाँ ये है। फिर कह रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, हाँ ये भी है। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी है। फिर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। आगे कह रहा है कि एक साइड अनुसूची दिया हुआ है, दूसरे साइड विषय दिए हुए हैं। चतुर्थ अनुसूची की बात करते हैं तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। छठी अनुसूची की बात करते हैं तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो भाषाएं से संबंधित हैं। और नौवीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। फिर आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। सातवीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो ये विधायी शक्तियों का वितरण संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये भाषाओं से संबंधित है। नौवीं अनुसूची की बात करते हैं तो कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। आगे कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो इसको जो है वो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया है, तो यह जो है वो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में संविधान के 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित जो है वो किया गया है। फिर कह रहा है कि कोयलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है, तो यह जो है वो भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची से संबंधित है। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना या नियोजन का विषय जो है वो है, तो यह जो है वो समवर्ती सूची में है। आगे कह रहा है संघीय सूची, इसमें 57 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में गणना अनुसार 98। राज्य सूची इसमें 66 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में गणना अनुसार 59। और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में गणना अनुसार हैं 52। आगे कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो यह जो है वो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे कह रहा है समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची का ही विषय है। फिर कह रहा है भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में ही है। फिर कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची का विषय है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, इसका संबंध 4वीं अनुसूची से। और दल विरोध जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। फिर कह रहा है शिक्षा किस में है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। आगे कह रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया था, तो उसको जो है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित जो है वो किया गया था। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो देखिए शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची भी 42वां संविधान संशोधन में, और वनों को राज्य सूची से भी समवर्ती सूची में किया गया था 42वें संशोधन से। फिर कह रहा है कि सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार है। वन का संबंध जो है वो समवर्ती सूची से है। डाकघर बचत बैंक का संबंध जो है वो संघीय सूची से है। जन स्वास्थ्य का संबंध जो है वो राज्य सूची से है। और शेयर बाजार का जो संबंध है वो संघीय सूची से है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलन है। केंद्र सूची की अगर बात करते हैं तो मतलब जनगणना जो है वो संघ सूची में है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो राज्य सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। और अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो अवशिष्ट विषय है, मतलब अवशिष्ट विषय जो है वो केंद्र के अधीन होता है। ये सब मैं आपको वो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ। कह रहा सही कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के प्रावधान
कि वो प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी डालता है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी डालता है, 5वीं अनुसूची भी डालता है, 6ठी अनुसूची भी और 7वीं अनुसूची भी। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो दल बदल किसमें? 10वीं अनुसूची में। कह रहा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है। तो संघ सूची में किसका उल्लेख है? बैंकिंग का भी है, बीमा का भी है, जनगणना का भी है। फिर कह रहा है कि कृषि तथा गैस और गैस संकर्म विषय है। तो यह जो है वो राज्य सूची का विषय है। कह रहा है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। तो संघ सूची में कौन है? रक्षा है, वैदेशिक मामले हैं और रेलवे है। ये सब जो है वो भारतीय संविधान की संघ सूची का संबंध है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है। तो रेलवे पुलिस का उल्लेख जो है वो राज्य सूची में किया गया है। फिर कह रहा पंचायती राज विषय जो है वो सम्मिलित है। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। आगे कह रहा है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची 3 में शामिल है। तो यह जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। कह रहा विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो यह जो है वो सूची 3 यानी समवर्ती सूची में सम्मिलित जो है वो किए गए हैं। कह रहा सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है वो उल्लेखित है। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है वो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। फिर कह रहा है कि भूमि सुधार जो है वो किस सूची के अंतर्गत की विषय है? तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। आगे कह रहा है संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षधारों को अंतरण अंकुरित और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यह जो है ये 5वीं अनुसूची। फिर कह रहा है भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रणों के लिए विशेष उपबंध है। तो यह किसमें है? 5वीं अनुसूची में ही है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो है। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर कह रहा है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। तो यह जो है वो अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। फिर कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है वो प्रदान किया गया है। कह रहा संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। कह रहा संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या जो है वो है 29। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 117 में आता है। कह रहा वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 117 में किया गया है। आगे कह रहा भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 312 में किया गया है। कह रहा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 301 के द्वारा नियत की गई है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है अंतर्राज्य परिषद है अनुच्छेद 263 में और प्रशासनिक न्यायाधिकरण है अनुच्छेद 323 के क में। फिर कह रहा भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 39 का ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में कहता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण है। आगे एक साइड संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं, दूसरे साइड विषय है। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। अनुच्छेद 352 का संबंध आकस्मिक प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल से है और अनुच्छेद 245 का संबंध जो है वो विधायी शक्तियों के वितरण से है। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है अनुच्छेद 14 में सामान्यता का अधिकार का विवरण है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। फिर कह रहा है कि सही सुमेलन है। अनुच्छेद 2 की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध विधानतर नए राज्यों को शामिल करने से है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के अधिकार कहा गया है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात जो है वो कही गई है।
साथ ही साथ अनुच्छेद 111 की अगर बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 111 के तहत दिया गया है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। अनुच्छेद 54 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और अनुच्छेद 170 में है राज्य विधानसभाओं की संरचना। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है। और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। अनुच्छेद 323 के ए का संबंध जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से है। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन से। अनुच्छेद 330 का संबंध लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण से है। अनुच्छेद 320 का संबंध लोक सेवा आयोगों के कार्यों से है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का विवरण किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का विवरण जो है वो किया गया है। वही अनुच्छेद 371 क का संबंध जो है वो नागालैंड से है। 371 ख का संबंध जो है वो असम से है। 371 ग का संबंध मणिपुर से है। और 371 के घ का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना से है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात की गई है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात किया गया है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा की बात कही गई है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं की बात कहा गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद की बात जो है वो कही गई है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। तो देखिए अनुच्छेद 17 की अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 17 में है क्या, अस्पृश्यता का अंत। क्लियर है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 352 में है आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 192 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित निश्चय। थोड़ा पटाखा का आवाज़ जा रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, वो मेरे बस में है नहीं कि मैं उसको रोक सकता हूँ। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण करना। फिर कह रहा है अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आगे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो यह जो है वो संविधान के अनुच्छेद 241 में किया गया है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 75 का एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 76 का संबंध भारत का महान्यायवादी से है। अनुच्छेद 131 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से है। वहीं कह रहा है अनुच्छेद 41 में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां का विवरण किया गया है। अनुच्छेद 45 में शैशव पूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात जो है वो कही गई है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। भाग 9 की अगर बात करते हैं तो पंचायत से मैच करेगा। भाग 9 के क में नगरपालिका का विवरण किया गया है। 9 के ख में सहकारी समितियां का विवरण किया गया है। और भाग 14 के क में अधिकरण की बात जो है वो कही गई है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।